हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना वशिष्ठ और आज हम पढ़ रहे हैं फंजाई एस्परजिलस के बारे में। फंजाई एस्परजिलस को यूरोशियम भी कहते हैं। इसकी वर्गीकृत स्थिति इस प्रकार है। सिस्टमेटिक पोजीशन, डिवीज़न यू माइकोटा के अंतर्गत आता है। ये एस्परजिलस फंजाई डिवीज़न यू माइकोटा में है और इसका सब डिवीज़न है एस्कोमाइकोटेना। क्लास है प्लेक्टोमाइसिटीज़ और ऑर्डर यूरोशियल्स, फैमिली यूरोशिएसी तथा जीनस है एस्परजिलस। तो एस्परजिलस या यूरोशियम। एस्परजिलस एक्चुअली जो अलैंगिक जनन की अवस्था है उसको एस्परजिलस कहते हैं तथा पहले जो लैंगिक अवस्था इसमें ज्ञात नहीं थी और लैंगिक अवस्था जहाँ मिलती थी उसको अलग फंगस समझ लिया गया था, यूरोशियम नाम दिया था उसको। बाद में पता चला कि एस्परजिलस और यूरोशियम एक ही फंजाई हैं जो कि अलग अलग अलैंगिक तथा लैंगिक अवस्था की संरचनाएं हैं। लेकिन पहले नाम, चूँकि पहला जेनेरिक नेम एस्परजिलस था, इसलिए इसका नाम एस्परजिलस ही रखा। तो एस्परजिलस और यूरोशियम दोनों को अब एक ही नाम से जानते हैं, एस्परजिलस। तो ये एस्परजिलस ये फंजाई है। इसको ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं और ये वैसे मोल्ड जो नाम है वो बहुत सारे फंजाई हैं उनके लिए कॉमन नाम है। जैसे राइजोपस को भी मोल्ड कहते हैं, ब्लैक मोल्ड कहते हैं, या ब्लू मोल्ड भी होता है, ग्रीन मोल्ड होता है। ये अलग अलग जीनस हैं, उनको मोल्ड कहते हैं। तो यहाँ एस्परजिलस है, इसको भी ब्लैक मोल्ड कहते हैं क्योंकि इसका जो माइसीलियम है वो तो ब्लैक नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर जो इतने सारे कोनिडिया बनते हैं वो पूरी कोनिडिया इसको कवर कर लेते हैं, ढक देते हैं इस माइसीलियम को, कवक जाल को, और पूरा जो जाल है या पूरी जो फंजाई है वो ब्लैक कलर की नज़र आती है, इसलिए इसको ब्लैक मोल्ड कहते हैं। तो ये जो कलर है वो कोनिडिया की वजह से होता है। तो एस्परजिलस की बहुत सारी जातियाँ मिलती हैं। एस्परजिलस एक सर्वव्यापी और विश्वव्यापी कवक है जिसकी लगभग 200 जातियाँ मिलती हैं और भारत में लगभग 44 जातियाँ मिलती हैं एस्परजिलस की। तो अधिकांश जातियाँ जो हैं वो मृतोपजीवी हैं और मृत कार्बनिक पदार्थों पे उगती हैं, जैसे डबल रोटी पे, बटर, जैम, जेली के ऊपर, सड़े हुए फल सब्जियों के ऊपर, संतरे के ऊपर ये काफ़ी कॉमन मिलती है, आंवले के ऊपर, और कागज़ के ऊपर, चमड़े के ऊपर, गोबर के ऊपर और कपड़ों के ऊपर भी लग जाती है, मिट्टी में भी मिलती है ये। और इस तरह से ये काफ़ी कॉमन जो जगहों पर मिलती है। और ये कुछ वैसे मृतोपजीवी है, लेकिन कुछ इसकी जातियाँ कुछ पौधों में बीमारी भी करती हैं, पौधों में भी करती हैं और मनुष्य और जंतुओं में भी करती हैं। पौधों में जैसे अनार, अंजीर और खजूर में रूट रॉट करती हैं ये, और जानवरों में और मनुष्य में एस्परजिलोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा माइकोटॉक्सिन जो होते हैं, फंजाई के द्वारा जो विष निकलते हैं, वो इसमें एफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष है, एफ्लाटॉक्सिन एक तरह का ग्रुप ऑफ टॉक्सिन्स है, एक फैमिली है एफ्लाटॉक्सिन, जो कि बहुत जहरीली हैं और इनका जो असर है वो कैंसर कारक भी होता है। तो वो भी इसमें एस्परजिलस की वजह से होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन जो हैं, जो खाद्य पदार्थों में जैसे ये फंगस उग जाती है, स्पेशली एस्परजिलस फ्लेवस, उससे ये एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होते हैं और उनको खाने से ये मनुष्य में या जानवरों में बीमारी हो जाती है। तो जनरली ये इनको हम कैसे खाते हैं, क्योंकि कई बार इतना दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा कहीं जैसे चावल में, मक्का, मूंगफली में, नारियल में,
इसमें दालों में, मसालों में भी ये फंगस लग जाती है, और वो इस तरह की चीज़ अगर हम खा लें तो वो विष हमारे अंदर चला जाता है। या कई बार ये जो फीड हैं, जो जानवरों को जो चारा हम खिलाते हैं, उसमें भी ये फंगस लगी हुई है, और वो चारा उन जानवरों ने खा लिया, और उन जानवरों का मीट हमने खा लिया, या उन जानवरों का दूध हमने पिया, तो उससे भी हमको ये टॉक्सिन हमारे शरीर में पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये हानिकारक है, खाद्य पदार्थों को ख़राब कर देता है, कपड़ों को, जूतों को और कागज़ को, इनको सबको ख़राब कर देता है। और इसके अलावा ये जो बीमारी भी पैदा करता है, और लेकिन कुछ लाभदायक गुण भी हैं इसके। जैसे कई जो एस्परजिलस की जातियाँ हैं उनसे एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, जो कि हमारे बहुत काम की हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में काम आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे एस्परजिलस की फंजाई हैं जिनका इंडस्ट्री में उपयोग होता है। इनसे बहुत तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स प्राप्त होते हैं, और अल्कोहल फर्मेंटेशन में काम में लिया जाता है, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी काम में लिया जाता है। तो इस तरह से और भी इनके उपयोग भी हैं। तो ये हानिकारक भी है, लाभदायक भी है। इस तरह से इसका आर्थिक महत्व है एस्परजिलस का। तो एस्परजिलस की कायिक संरचना कैसी है? एस्परजिलस का जो थैलस है वो एक सुविकसित कवक जाल होता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये शाखित है, खूब अच्छी तरह से शाखाएं बनी हुई हैं, और इसमें पट भी बने हुए हैं माइसीलियम के अंदर। ये पट वाले हैं। आपने पहले पढ़ा था राइजोपस, वो भी मोल्ड है, कॉमन नेम उसका ब्लैक मोल्ड या ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं उसको। उसमें भी माइसीलियम था, लेकिन उसमें पट नहीं होते थे। ये एस्कोमाइसिटीज़ का सदस्य है। इसमें माइसीलियम में पट होते हैं, तो पट युक्त होता है, और ये पट जो होते हैं वो छिद्र युक्त होते हैं। जैसे ये माइसीलियम देखिए आप, इसमें ये जो पट है, पट के अंदर एक पोर है, सिंपल पोर है ये एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह से पट युक्त, छिद्र युक्त पट पाए जाते हैं। इस पट में से न्यूक्लियस भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आ जा सकता है। कोशिका भित्ति पतली होती है इसकी, और जो एक सेल है वो एक केंद्र की भी हो सकती है या बहुकेंद्र की भी हो सकती है। और जीव द्रव्य होता है इसके अंदर कणिकामय, और तेल बूंदों की रूप में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एस्परजिलस की कॉलोनी का जो रंग होता है वो अलग अलग जातियों का अलग रंग होता है, और वो विशेष रूप से कोनिडिया के जो पिगमेंट हैं, कोनिडिया के रंगों पर निर्भर करता है। क्योंकि जो माइसीलियम है वो अधिकांश कलरलेस होता है, लेकिन कोनिडिया हैं वो कलर वाले होते हैं। तो सामान्यतः एक कवक सूत्र की जो कोशिका है उसके सभी जो केंद्रक हैं एक ही आनुवंशिकी प्रकार के होते हैं, यानी होमोकैरियोटिक होते हैं। तो इस तरह के कवक जाल को होमोकैरियोटिक कवक जाल कहते हैं। कभी कभी कोई दो या दो से अधिक विभेद के जो स्ट्रेन्स के जो कवक सूत्र हैं उनकी फ्यूज़न हो जाता है, उनका एनास्टोमोसिस होता है। ऐसे कवक सूत्र बन जाते हैं जिनसे दो या दो से अधिक आनुवंशिकी विभेद के केंद्रक एक ही कोशिका में उपस्थित होते हैं। ऐसे कवक सूत्रों को विषम केंद्रीय हेटेरोकैरियोटिक कहते हैं। तो इस तरह के माइसीलियम, इसमें होमोकैरियोटिक और हेटेरोकैरियोटिक दोनों प्रकार के माइसीलियम मिलते हैं। ये जो चित्र है इसमें यहाँ पर कवक जाल दिखाया है। इसके अलावा अलैंगिक जनन की जो संरचना है, कोनिडियम और कोनिडियोफोर, ये दिखाया है इसमें। और एक आर्कीकार्प भी दिख रही है इसमें, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जनन अंग है ये। और एक फ्रूटिंग बॉडी भी दिख रही है इसमें, क्लिस्टोथीसियम कहते हैं, गोल इस तरह से बंद ये पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनती है ये। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम होता है। अधिकांश रूप से इसमें
अलैंगिक जनन द्वारा ही जनन होता है और कोनिडियम के द्वारा जनन होता है। ये है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर का जो निर्माण है वो एक फुट सेल के द्वारा होता है। तो फुट सेल एक टी शेप की सेल होती है और जिसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो ये मोटी कोशिका भित्ति युक्त जो सेल है, फुट सेल या पाद कोशिका है, इससे एक शाखा उदग्र निकलती है। क्योंकि वैसे तो सारा माइसिलियम जो है कवक जाल वो क्षैतिज होता है, सबस्ट्रेटम में चिपका हुआ होता है, फैला हुआ होता है, ऊपर होता है या अंदर धंसा हुआ होता है। लेकिन ये उदग्र शाखा निकलती है और ये उदग्र शाखा ही फिर कोनिडियम धर बन जाती है, यानी कोनिडियोफोर बन जाती है। तो इसमें ऊपर एक फूली हुई संरचना बनती है जिसको वेसिकल कहते हैं। ये गुब्बारेनुमा स्ट्रक्चर है, ये वेसिकल है और इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ये बहुकेंद्रिकीय संरचना है। अब इस बहुकेंद्रिकीय संरचना के चारों तरफ अंगुली के आकार के या बोतल के आकार की संरचनाएं उत्पन्न होती हैं जिनको तुम्बिका या प्रांगुल कहते हैं। कई बार इन प्राइमरी जो प्रांगुल हैं इनसे द्वितीयक प्रांगुल भी बनते हैं। जैसे इसमें ये दिखाया है, एक स्टेरिगमेटा की लाइन है, उसके ऊपर दूसरे स्टेरिगमेटा बन गए हैं। तो इस तरह से दो भी बन जाते हैं कुछ जातियों में, नहीं तो एक जो स्टेरिगमेटा की लाइन है। तो इस तरह से ये स्टेरिगमेटा चारों तरफ से इस पूरी वेसिकल को ढक लेते हैं। वेसिकल दिखाई नहीं देती, स्टेरिगमेटा ये बोतल नुमा जो स्ट्रक्चर है ये दिखाई देती है। तो ये वेसिकल जो हैं इनसे कोनिडियम बनते हैं। तो कोनिडियम धर कहाँ से, कौन सी संरचना है? कोनिडियम धर है ये फुट सेल के ऊपर जो ये इरेक्ट जो हाइफा निकल रहा है ये, और जो वेसिकल, और जो उसके ऊपर वेसिकल के ऊपर जो फाइलिड्स या तुम्बिका या स्टेरिगमेटा या प्रांगुल, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। ये जो हैं प्रांगुल, वेसिकल, कोनिडियोफोर, ये इरेक्ट हाइफी और ये फुट सेल, ये सब मिलके पूरा कहलाता है कोनिडियोफोर। इस कोनिडियोफोर के ऊपर अब बनते हैं कोनिडिया। तो कोनिडिया का जो निर्माण है ये प्रांगुल जो है स्टेरिगमेटा इसके ऊपर होता है। तो प्रांगुल के निर्माण के समय, क्योंकि ये जो सारा कोनिडियोफोर है जो फुट सेल से शुरू हुआ था, ये पूरा मोटी भित्ति वाला है। तो ये प्रांगुल में भी मोटी भित्ति है। मोटी भित्ति वाले प्रांगुल में ऊपर टिप के ऊपर फिर पतली इस भित्ति हो जाती है यहाँ पर, और ये पतली भित्ति ये जो वेसिकल है, वेसिकल से जब स्टेरिगमेटा बनती हैं तब भी ये वेसिकल की जो मोटी भित्ति है वो जगह जगह से पतली हो जाती है, और यहाँ से फिर कुछ साइटोप्लाज्म है वो बाहर निकलता है और उभार के रूप में ये जो सारे उभार है वो बड़े होकर बोतल नुमा स्टेरिगमेटा बनाते हैं। अब स्टेरिगमेटा से भी जो कोनिडियम बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि ये कोनिडियम, ये तो अभी स्टेरिगमेटा का निर्माण दिखाया इसमें, कैसे उंगली जैसे उभार इसमें निकल आए हैं और हर एक उभार में एक एक न्यूक्लियस चला जाता है। यहाँ आपको चित्र में दिख रहे हैं, हर जो उभार है उसमें एक न्यूक्लियस चला गया है। उसके बाद जो स्टेरिगमेटा में न्यूक्लियस गया, इसमें फिर माइटोसिस होता है और इससे दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, और स्टेरिगमेटा के ऊपर एक छोटा सा उभार बनता है और वो फिर वो गोल हो जाता है और उसके अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस चला जाता है और फिर उसके बाद पट बन जाता है। तो ये पट बनने के बाद ऊपर का जो गोल स्ट्रक्चर है वो कोनिडियम बन जाती है, उसकी अपनी एक भित्ति बन जाती है। इस तरह से इस चित्र में दिखाया है कि ये जो
फेलिड के ऊपर जो टॉप पे बनी है, बॉटल की नेक के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनी है कोनिडियम, इसकी चारों तरफ अपनी भित्ति बन जाती है और अपनी भित्ति बनने के बाद फेलिड में से दूसरा कोनिडियम बनना शुरू हो जाता है। तो जब दूसरा कोनिडियम बनता है तो फेलिड की जो न्यूक्लियस है उसका माइटोसिस डिवीज़न होता है और एक न्यूक्लियाई और बन जाता है, थोड़ा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऊपर की ओर धकेला जाता है। तो उससे जो पहले कोनिडियम बना था वो भी ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है और दोनों कोनिडियम के बीच में एक दीवार बन जाती है और ये दीवार काफ़ी मोटी हो जाती है, इसको कनेक्टिंग भी कहते हैं। तो ये कनेक्टिंग लिंक बन जाता है दो कोनिडियम के बीच में, इस्थमस भी कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से एक के बाद एक कोनिडियम फेलिड में से नीचे से निकलते रहते हैं और जो सबसे मैच्योर जो कोनिडियम है वो सबसे ऊपर होता है, टॉप के ऊपर होता है। तो बहुत सारी एक चेन बन जाती है, ये आपस में कोनिडिया कनेक्टिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं और चेन बन जाती है। लेकिन जो सबसे ऊपर का जो कोनिडियम होता है, लंबी चेन बनने के बाद वो हवा के द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है, वो गिर जाता है, उड़ जाता है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें साथ चलती रहती हैं। उधर डिस्पर्जल भी होता रहता है जो मैच्योर कोनिडियम है और नीचे से यंग कोनिडियम नए फेलिड में से बनते रहते हैं। तो प्रकीर्णन के बाद ये हवा में उड़ जाता है, फिर जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के बाद नया माइसीलियम दोबारा बन जाता है। तो इस तरह से अलैंगिक जनन कोनिडियम के द्वारा होता है। तो कोनिडियम की जो दीवार है, वॉल है, वो मोटी होती है और 2 या 3 स्तर की बनी होती है। तो ये एक तरह से रेस्टिंग स्पोर भी होता है और ये जहाँ भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, थोड़ी सी नमी मिलती है और थोड़ा भोजन मिलता है, तो वहाँ पर ये जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है और पुनः नया जाल बना देता है। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन द्वारा जनन होता है माइसीलियम में। तथा कायिक जनन भी होता है। कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है। ये पूरा माइसीलियम कहीं से भी टूट जाता है तो ये जो टूटे हुए जो टुकड़े हैं, विखंडित जो कवक जाल है, वो भी पूरा जो खंड है एक नया कवक जाल बना लेता है। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और अलैंगिक जनन जो है वो कोनिडिया के द्वारा होता है। तीसरी प्रकार का जनन है लैंगिक जनन, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।